अस्सलाम वालेकुम। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था कि जो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, यानी कि किस तरह से जो मदर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं IgG नेचर की एंटी-डी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, और वो किस तरह से इन्फेंट में मूव करती हैं और हेमोलिसिस काज करवाती हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हेमोलिटिक डिजीज़ जो है अब न्यू बॉर्न जो है ये इन्हांस हो सकती है। तो उसमें फर्स्ट जो फैक्टर है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस। एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, अब इसका मतलब क्या है? एंटीजन मीन वो एंटीजन जो इन्फेंट्स के आरबीसीज के ऊपर होंगे, और वो जब मदर में जाएंगे तो मदर के जो इम्यून रिस्पॉन्स है उनके साथ उनका एक्सपोजर होगा, और मदर का इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके अगेंस्ट एक्टिव होगा और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा देगा। यानी कि कुछ इस तरह से कि फर्स्ट के लिए एक प्लेसेंटा है, ये हो गया इन्फेंट, और ये हो गई मदर। जब इन्फेंट के रेड ब्लड सेल्स किसी भी वजह से मूव करेंगे मदर में, और ये जो इन्फेंट के रेड ब्लड सेल हैं इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं डी एंटीजेंस। क्या होते हैं? डी एंटीजेंस। तो इन डी एंटीजेंस को मदर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्या करेगा? इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा देगा। और कौन सी एंटीबॉडी होगी? डी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये यहाँ से रेड ब्लड सेल इन्फेंट से मूव करते हैं मदर में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। अब ये जो एक्सपोजर ऑफ एंटीजन होता है इसको हम दो स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है यानी कि कब कब जो मदर है वो एक्सपोज हो सकती है इन रेड ब्लड के सेल के साथ, वो दो स्टेजेस में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक जो है उसको हम कह सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो दूसरा है वो हो सकता है ड्यूरिंग, यानी कि एक्सपोजर ऑफ एंटीजन जो हो सकता है वो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कब कब एक्सपोजर हो सकता है उसको भी हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि इन्फेंट से समटाइम क्या होता है कि इन्फेंट से जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, ना ही उसमें प्लेसेंटा जो है वो इंटैक्ट होता है, और भी कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता। फिर भी क्या होता है कि इन्फेंट से क्या होता है कि यहाँ से इन्फेंट से रेड ब्लड सेल मूव करते हैं मदर में, इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स के बज़ाहिर हमें कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर भी यहाँ से इन्फेंट से मदर में रेड ब्लड सेल मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपोजर, कि अपने आप ही एक्सपोजर हुआ है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 7% जो वुमेन होती हैं उनमें देखा गया है स्पॉन्टेनियस एक्सपोजर होता है कि रेड ब्लड सेल क्या होते हैं अपने आप ही इन्फेंट से मूव करते हैं मदर में, इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। फिर है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होगा कि अपने आप नहीं हो रहा, कोई ना कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म जो बाहर से हम वो कर सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, उसमें एग्जांपल जैसे हो गया समटाइम सैम्पलिंग ले रहे होते हैं हम, सैम्पलिंग जब हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल है क्रॉनिक वायरलेस सैम्पलिंग। उसमें क्या करते हैं, या फिर एमनाटिक फ्लूइड जो होता है उसकी हम सैम्पलिंग ले रहे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो एमनाटिक फ्लूइड हो गया या फिर इन्फेंट जो है
तो जो प्लेसेंटा होता है उसमें उसका जो एरिया होता है वहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, सैंपल ले रहे होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर इन्फेंट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर उसकी जीनोटाइप स्टडी करनी है इन्फेंट की, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं ये सैंपल। तो ड्यूरिंग सैम्पलिंग क्या हो सकता है, समटाइम ये जो प्लेसेंटा है ये रप्चर हो सकता है, ठीक है। जब ये प्लेसेंटा रप्चर होगा तो अब नंबर ऑफ आरबीसीज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मूव कर जाएंगे, यहाँ से इन्फेंट से मदर में। अब देखें यहाँ पे कोई यानी खुद ब खुद नहीं हो रहा ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, हमने खुद से बाहर से कोई उसमें चेंजेस लेके आए थे। इस वजह से यानी चेंजेस क्या थी कि हमने जस्ट सैंपल लेने के लिए वो किया, प्रिक किया, जिससे क्या हुआ कि प्लेसेंटा किसी वजह से डैमेज हो गया। तो जब प्लेसेंटा डैमेज हो जाएगा तो ये यहाँ से रेड ब्लड सेल मूव कर जाएंगे मदर में। एक तो ये प्रोसेस हो गया ड्यूरिंग सैम्पलिंग। या फिर समटाइम क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा में क्या होगा कि स्पेशली एब्डोमिनल जो पोर्शन है वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, या वहाँ पे कोई डैमेज हो गया है, या जैसे कोई यानी मदर गिर जाती है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि ये प्लेसेंटा जो है यहाँ पे कोई रैप्चर हो सकता है इंजरी की वजह से। तो यहाँ इस कंडीशन में भी क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे मदर में। एक तो ये है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक्सपोयर हो सकता है रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। इन सब केसेस में क्या होगा, जैसे ही इस इन्फेंट का एक्सपोयर होगा, मदर इन्फेंट के जो रेड ब्लड सेल हैं उसके जो डी एंटीजन है इनका एक्सपोयर हो जाएगा मदर के इम्यून रिस्पॉन्स के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा लेगा, ठीक है। तो ये एक्सपोयर था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोयर होता है वो होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली रप्चर होना होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इन्फेंट का बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो मदर में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये फर्स्ट फैक्टर था जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न जो है वो इन्हांस हो सकती है। यानी कि एक्सपोयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपोयर जो है उसको हम दो स्टेजेस या दो हमने कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। एक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस एक्सपोयर भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि रेड ब्लड सेल अपने आप ही मूव करते जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में देखा गया है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो सकता है, ड्यूरिंग सैम्पलिंग, ठीक है, या फिर क्या किसी इंजरी की या ट्रॉमा की वजह से क्या हो सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो डैमेज हो सकता है और रेड ब्लड सेल मूव कर सकते हैं मदर में। तो ये तो था फर्स्ट उसका फैक्टर जिसकी वजह से हेमोलिटिक डिजीज हो सकती है न्यूबॉर्न में। इसके बाद सेकंड फैक्टर जो है उसको हम देखते हैं वो कौन सा है। सेकंड फैक्टर जो है वो है होस्ट रिस्पॉन्स। तो अब हम देखते हैं कि ये होस्ट रिस्पॉन्स ये क्या चीज़ होती है। होस्ट रिस्पॉन्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि होस्ट क्या है। होस्ट जो होती है वो मदर होती है, ठीक है। जो मदर है उसके इम्यून रिस्पॉन्स ने क्या करना होता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। तो इस बेस पे हम जो मदर्स हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो है, एक है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सर और दूसरी होती है नॉन रिस्पॉन्सर। अब ये जो मदर होती है इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो होना चाहिए RH नेगेटिव, तभी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेड ब्लड सेल इन्फेंट से मूव कर रहे हैं मदर में उसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि RH पॉजिटिव होना चाहिए इन्फेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, रिस्पॉन्सर और नॉन रिस्पॉन्सर वो होती हैं। जो रिस्पॉन्सर होती हैं वो मदर वो होती हैं जिनका एक्सपोजर जब रेड ब्लड सेल के साथ होता है, यानी रेड ब्लड सेल के एंटीजन के साथ होता है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बना लेती हैं, RH एंटीबॉडी बना लेती हैं। इनको हम कहते हैं रिस्पॉन्सर्स। और ये 85% जो मदर होती हैं वो होती हैं रिस्पॉन्सर होती हैं अप्रॉक्सीमेटली,
ठीक है। 85% जो मदर होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सर होती हैं कि जब उनका एक्सपोजर होता है डी एंटीजन के साथ तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी को बना लेंगी। अब जो दूसरी होती है नॉन रिस्पॉन्सर, वो क्या होती हैं, वो चाहे उनका एक्सपोजर डी एंटीजन के साथ हो भी जाए फिर भी वो एंटीबॉडी को नहीं बनाती, ठीक है, यानी उनमें एंटी RH नहीं बनती है। इनको हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सर। तो ये जो केस होता है ये फीवर में होता है इन्फेंट के, नॉन रिस्पॉन्सर वाला। यहाँ पे देखें कि इवन के RBCs चले भी गए हैं मदर में, तो आगे से जो मदर थी वो क्या थी, नॉन रिस्पॉन्सर थी, तो उसने कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। तो ये दूसरा मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है उसको हम देखते हैं, वो कौन सा होता है, वो है क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। जो क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया था, उसको थोड़ा हम डिटेल में एक दो चीज़ें रह गई थी वो मैं बताता हूँ, वो क्या होती हैं क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की क्लास भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हेमोलिटिक डिजीज काज करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हो गया मदर और ये हो गया इन्फेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है वो जो है सिलेक्टिवली चीज़ों को मूव करने देता है यहाँ से, यानी कि जो जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होगा सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू मूव हो सकती हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज जो होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे IgA हो गई, IgG हो गई, IgM, IgE, इस तरह डिफरेंट टाइप्स की होती हैं एंटीबॉडीज। IgA होती हैं, IgM होती है, IgE होती है, इस तरह IgG होती है एंटीबॉडी। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं जिनका साइज होगा स्मॉल, सबसे स्मॉल जिसका साइज होगा, सिर्फ वही एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा से मूव कर सकती है। इसके अलावा जो भी एंटीबॉडीज होंगी जिनका साइज बड़ा होगा वो मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो अब जो एंटीबॉडीज बनती हैं मदर में, एंटीबॉडीज जो बनती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब अगर ABO ब्लड ग्रुप में देखा जाए, ABO ब्लड ग्रुप देखा जाए तो उसको थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें ABO ब्लड ग्रुप को, तो ABO ब्लड ग्रुप में ये होता है कि इसमें जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं वो दो इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है एंटी-A एंटीबॉडी और दूसरी है एंटी-B एंटीबॉडी, ठीक है। और इसके अलावा एक और एंटीबॉडी होती है, वो सिर्फ किन में होती है, जिनका ब्लड ग्रुप O होता है, उनमें एक्स्ट्रा से एक एंटीबॉडी होती है जो बाकी जो ब्लड ग्रुप है उनमें नहीं होती। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, उसको हम कहते हैं एंटी-AB एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है एंटी-A और एंटी-B, इनकी मोस्टली नेचर होती है IgM। क्या इनकी नेचर होती है, IgM नेचर होती है इनकी, ठीक है। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये होती हैं IgG नेचर, यानी कि मोस्टली इनकी नेचर क्या होगी, IgM होगी, ठीक है। और ये जो O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें जो एंटी-AB एंटीबॉडी होती है उसकी नेचर होती है मोस्टली IgG। कौन सी नेचर होती है उसकी, IgG, ठीक है। एक तो ये हो गया फैक्टर। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब RH मैं बता रहा था आप लोगों को, पिछला जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि RH एंटीबॉडीज में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होता है एंटीजन के साथ तो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है IgM। कौन सी IgM होती है, एंटी-D जो एंटीबॉडी बनती है या जिसको हम एंटी-RH कह सकते हैं, तो एंटी-D जो एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम बनती है उसकी नेचर होती है IgM। तो जब सेकंड एक्सपोजर होता है एंटीबॉडीज का या बार बार एक्सपोजर होता है उस एंटीजन के साथ, ठीक है, बार बार एक्सपोजर होता है उस एंटीजन के साथ, तो क्या होता है उस क्लास स्विचिंग हो जाती है। अब क्या होता है उसमें IgG एंटीबॉडी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब इन जितने भी क्लासेस देख लें, IgA देख लें, M देख लें, E देख लें, G देख लें, इसमें से IgG एंटीबॉडी जो होती है, जो जिस नेचर की IgG एंटीबॉडी होती है, सिर्फ यही मूव कर सकती हैं प्लेसेंटा से इन्फेंट में। बाकी जितनी भी एंटीबॉडी हैं वो मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो अब जो भी एंटीबॉडी जिसकी नेचर IgG होगी सिर्फ वही मूव कर पाएगी। तो इसमें देखें अगर ABO की बात की जाए तो इसमें जो ब्लड ग्रुप O है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें
जो मदर है, जब उसका ब्लड ग्रुप O होगा, ठीक है, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और जो है उसमें कौन कौन से एंटीबॉडीज होंगी, उसमें होगी A एंटीबॉडी होगी, उसमें B एंटीबॉडी होगी, और कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये वाली एंटीबॉडी होगी उस मदर में, AB एंटीबॉडी होगी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि A और B जो है मोस्टली इनकी नेचर होती है IgM होती है इनकी नेचर, ठीक है। तो ये दोनों तो मूव नहीं कर पाएंगी प्लेसेंटा से, लेकिन जो है O ब्लड ग्रुप जो मदर है उसमें जो ये प्रोड्यूस हो रही है AB, उसकी नेचर होती है IgG, तो ये मूव कर पाएगी इसमें। तो अगर इन्फेंट जो है उसका जो ब्लड ग्रुप है A है या फिर AB है या फिर B है ब्लड ग्रुप, तो इसमें देखें, इसमें जो RBCs होंगे, इसमें जो A वाला अगर इन्फेंट है उसमें जो RBCs होंगे उसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, A एंटीजन होंगे। अच्छा, ये वाला इन्फेंट जो है इसकी सरफेस के ऊपर A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा, और ये वाला इन्फेंट जो है इसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, B एंटीजन होंगे। अब ये जो एंटीबॉडी होती है AB एंटीबॉडी, इसकी ये कैपेबिलिटी होती है या इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों ही एंटीजन्स A एंटीजन के साथ भी अटैच हो सकती है और B एंटीजन के साथ भी अटैच हो सकती है। तो इसमें देखें, जब ये इधर चली जाएगी, यानी मदर का ब्लड ग्रुप O था और अगर इन्फेंट का ब्लड ग्रुप A है, तो क्या करेगी, AB, क्योंकि A एंटीजन के साथ भी अटैच हो सकती है, तो ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, क्योंकि इसकी नेचर IgG है और ये मूव कर पाई यहाँ से, इधर यहाँ पे चली जाएगी। अच्छा, अगर ये जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप AB है, तब भी ये जाके इधर आके अटैच हो जाएगी दोनों पे और हिमोलिसिस कर देगी रेड ब्लड सेल्स की। और यहाँ पे अगर जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप B है, तब भी ये इधर आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब केसेस में ये हिमोलिसिस काज करवा सकती है। ये तो है ABO के केस में, ये जो हमने स्टडी किया। ABO में क्या होगा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि AB जो एंटीबॉडी होती है उसकी नेचर IgG होती है, वो मूव कर सकती है इन्फेंट में और हिमोलिसिस काज करवा सकती है। अच्छा, इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ABO ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस होती हैं, ऑलरेडी क्या होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं, यानी चाहे इनका एक्सपोजर हो ना हो इन एंटीजन के साथ, इनमें पहले से ये प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होगा, इवन के फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, तब भी मदर में ये होगी AB प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी चाहे ये है ब्लड ग्रुप, ये है, तो सब में ये हिमोलिटिक रिएक्शन काज करा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस होती है मदर में। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस होती हैं। अब हम आते हैं RH की तरफ। RH में अगर देखें तो एंटीबॉडीज जो है फर्स्ट एक्सपोजर, जो मैंने कहा था, जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज की नेचर होती है IgM, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगी यहाँ से। जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो उसकी नेचर होती है IgG, तो अब क्या होगा, ये इजीली यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगी, इजीली ये इन्फेंट में क्रॉस कर जाएगी D एंटीबॉडी, ठीक है। और जब ये इधर क्रॉस करेगी तो जो इन्फेंट है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, D एंटीजन, तो D एंटीजन के साथ वो जाके अटैच हो जाएगी और उसकी हिमोलिसिस करवा देंगी, ठीक है। तो ये है कुछ उसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंटीबॉडीज के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IgG जो एंटीबॉडी होती है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। IgG एंटीबॉडी की कौन कौन सी, IgG टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होती है एक, और टाइप 4, यानी कि IgG एंटीबॉडी जो है उसकी 4 टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें जो टाइप 1 है और टाइप 3 जो है ये हिमोलिटिक रिएक्शन काज करवाते हैं इन्फेंट में। जो सबसे जिनका मेजर ज़्यादा रोल होता है हिमोलिसिस काज करवाना इन्फेंट में, वो IgG1 और IgG3 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। IgG2 और IgG4 जो हैं वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती इन्फेंट में, ठीक है। तो ये कुछ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े क्लासेस ऑफ
एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमने पढ़ी। इसके बाद हम एक और फैक्टर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा देखते हैं। वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ये जो थी क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हर एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम जो है ब्लड ग्रुप उसको डिफरेंट उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया इन्फेंट और ये होगी मदर, ठीक है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज की टाइप्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अगर RH ब्लड को देखा जाए, RH ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है उसमें जो RH ब्लड ग्रुप होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि RH जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट एंटीजन होते हैं। उसमें यानी कि D एंटीजन भी होता है, C एंटीजन भी होता है, E एंटीजन भी होता है, स्मॉल c एंटीजन भी होता है और स्मॉल e एंटीजन भी होता है। इसी तरह अगर ABO में देखा जाए तो उसमें ABO में क्या होता है? A एंटीजन होता है और B एंटीजन होता है, ठीक है। और अगर एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कैल ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो कैल ब्लड ग्रुप होता है इसमें क्या होता है? जो RBCs के प्रिकर्सर RBCs होते हैं, यानी इमेच्योर RBCs जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं इमेच्योर, उनकी सरफेस के ऊपर कैल एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैल ब्लड ग्रुप। ये जो 3 ब्लड ग्रुप हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवा सकते हैं। तो फर्स्ट करें, एक जो चाइल्ड था उसके RBCs के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट थे। फर्स्ट करें ये E एंटीजन प्रेजेंट था, C और D एंटीजन प्रेजेंट था। तो जब ये मदर में मूव करेगा ये रेड ब्लड सेल, तो इसका एक्सपोजर होगा D एंटीजन के साथ, इस तरह C एंटीजन के साथ एक्सपोजर होगा और E एंटीजन के साथ एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो ये जो मदर है वो इनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करवा देगी? एंटीबॉडीज। कौन सी? एक ये एंटीबॉडी होगी इसके अगेंस्ट और एक ये एंटीबॉडी होगी इसके अगेंस्ट और ये होगी। एक इसको हम कहेंगे एंटी डी, यानी कि जो D एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, और एक बनेगी एंटी C एंटीबॉडी जो इसके अगेंस्ट बनी है, और एक और होगी एंटी E एंटीबॉडी जो E एंटीजन के अगेंस्ट बनी है। इस तरह ABO में देखें तो यहाँ पे अगर मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, तो इसमें AB एंटी AB जो है वो पहले से ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। चाहे इसका ब्लड यहाँ पे आए ना आए तो ये तो इजीली यहाँ से मूव कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह कैल जो ब्लड ग्रुप होता है, कैल ब्लड ग्रुप के में क्या होता है? यहाँ पे कैल एंटीजन होते हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो जब RBCs जो है इन्फेंट के RBCs मदर में जाएंगे तो कैल एंटीजन के साथ इनका एक्सपोजर होगा, मदर का इम्यून रिस्पॉन्स के साथ इसका एक्सपोजर होगा, और इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी उसको हम कहते हैं एंटी कैल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये जो जितने भी एंटीबॉडीज हैं ये क्या होंगे? इनमें सबसे ज़्यादा सीवियर जो रिएक्शन काज करवाती है वो है एंटी डी, ठीक है। जो एंटी डी एंटीबॉडी है वो सबसे ज़्यादा सीवियर रिएक्शन, हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवाती है। इसके अलावा जो है और ब्लड ग्रुप जैसे ये एंटी कैल जो है ये भी हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवाती है सीवियर। ये क्या करेगी? जब ये एंटी कैल बनेगी मदर में, तो जब ये मूव करेगी इन्फेंट में, तो एक तो ये मेच्योर RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि RBCs जो सर्कुलेशन में होंगे। इसके अलावा जो इमेच्योर RBCs जो होते हैं या प्रिकर्सर RBCs जो होते हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन काज करवा देगी ये कैल एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है, एंटी कैल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो इंपॉर्टेंस होती हैं जो हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवा सकती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सीवियर जो रिएक्शन काज करवाती है वो है एंटी डी। और अगर RH में देखा जाए तो एक और एंटीबॉडी होती है एंटी C, ये वाली एंटीबॉडी, और इस तरह एंटी स्मॉल E एंटीबॉडी जो स्मॉल E एंटीजन के अगेंस्ट होगी। वो भी क्या करती हैं? अगर ये मदर में बन जाए तो ये भी सीवियर हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवा सकती हैं इन्फेंट में। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो हेमोलाइटिक रिएक्शन काज करवा सकती हैं। इसके अलावा कुछ और एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे अगर लेवस ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप पढ़ें तो उसमें एंटी LEA एंटीबॉडी होती है और एंटी LEB एंटीबॉडी होती है।
उनकी नेचर होती है मोस्टली IgM नेचर होती है, एंटी LEA एंटीबॉडी होती है और दूसरी होती है एंटी LEB एंटीबॉडी। इनकी मोस्टली नेचर होती है IgM। तो IgM होने की वजह से क्या होती है, ये प्लेसेंटा से क्रॉस ही नहीं कर पाती। तो ये वाले कुछ ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हेमोलिटिक रिएक्शन काज करवाने में। तो हेमोलिटिक रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो RH है, इसके बाद ABO है और कैल ब्लड ग्रुप जो है। ये 3 ब्लड ग्रुप जो हैं इनकी वजह से हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट जो फैक्टर है वो उसको देखते हैं कि समटाइम ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसकी वजह से हेमोलिसिस कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। वो कैसे, उसको हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है, फ़र्ज़ करें B यहाँ पे है उसका, ठीक है, B और क्या है, मदर नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स कि RH B नेगेटिव है, RH नेगेटिव है मदर। और जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे मैं A है उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, A पॉजिटिव है जो इन्फेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मदर है इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इस मदर में ऑलरेडी जो मैंने कहा था आप लोगों को कि ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है उसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी होती हैं, चाहे उनका एंटीजन के साथ एक्सपायर हो या ना हो। ठीक है, तो ये जो मदर होगी इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी-A एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फर्ज करें यहाँ पे ये इन्फेंट है, इसके जो RBCs हैं इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, यहाँ पे फर्ज मैं पॉजिटिव को D एंटीजन से शो कर देता हूँ, D एंटीजन भी है और A एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि किसी वजह से ये जो रेड ब्लड सेल हैं वो मूव कर गए, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया एंटीजन एक्सपायर हुआ कि रेड ब्लड सेल मूव कर गए मदर में, और मदर का ब्लड ग्रुप था B नेगेटिव यानी RH नेगेटिव थी मदर। तो इसमें एंटी-A पहले से प्रोड्यूस थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्यून सिस्टम। इससे पहले कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है इस D एंटीजन को यहाँ पे डिटेक्ट करता, ये RBCs जो हैं ये हैं फीटस के RBCs। अब ये मदर में आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो फीटस का RBCs थे इनके ऊपर 2 एंटीजन थे, एक D एंटीजन था और दूसरा क्या था, A एंटीजन। इससे पहले कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है या इम्यून सिस्टम इस D एंटीजन को डिटेक्ट करे और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, एंटी-D एंटीबॉडी, इससे पहले क्या होगा कि एंटी-A इस मदर में पहले से प्रोड्यूस हो हैं। ठीक है, तो ये एंटी-A क्या करेंगी, इन RBCs को पहले ही डिस्ट्रॉय करवा देंगी। तो ऐसे समझ लो कि पहले से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होगा जो इन्फेंट के लिए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स साबित होगा। कि इसमें क्या होगा कि इससे पहले कि D एंटीजन जो मदर है उसका इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करें और उसमें एंटी-D प्रोड्यूस करवा देंगे मदर में, इससे पहले ही एंटी-A जो एंटीबॉडीज होंगी वो उसकी किलिंग करवा देंगे, रेड ब्लड सेल की हेमोलिसिस करवा देंगी। ठीक है, और इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि RBCs की पहले ही डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो इस तरह से जो इन्फेंट के RBCs होंगे वो जो मदर का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि सेंसिटाइजेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक और केस है जिसमें मैं बताता हूँ कि दोनों का ब्लड ग्रुप अगर सेम है ABO के लिहाज से, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। ठीक है, अब जो इन्फेंट होगा उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे, A एंटीजन होगा और D एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब ये जो मदर है इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी मदर में। ठीक है, अब किसी वजह से ये एक्सपायर हो गया मदर के साथ इन ब्लड ग्रुप, यानी कि ये जो है इन्फेंट इसके RBCs का एक्सपायर हो गया मदर में, तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये चले गए रेड ब्लड सेल मदर में। अब इसके ऊपर कौन कौन से एंटीजन है, A एंटीजन है और D एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये RH पॉजिटिव है तो D एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसमें देखें जो मदर है उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये इन RBCs को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी
क्योंकि एंटी बी हमेशा बी एंटीजन के साथ अटैच होती है और क्या करती है, उसकी डिस्ट्रक्शन काज करवाती है। तो क्योंकि इसमें एंटी बी प्रेजेंट थी तो आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे, तो आरबीसी जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। तो अब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा या इम्यून सिस्टम जो होगा वो इस डी एंटीजन को डिटेक्ट करेगा और एंटी बी प्रोड्यूस करवा लेगा। तो इसमें यह है कि अगर मदर और इन्फेंट जो है उनका ब्लड ग्रुप सेम हो, यानी उसका भी ए है या इसका ए है, ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है ब्लड ग्रुप ए बी ओ के लिहाज से, तब क्या होगा, ज़्यादा चांसेस हैं हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के। और अगर ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तब चांसेस हैं प्रिवेंशन के, जो मैंने पहले केस आप लोगों को बता दिया। तो ये वो थे फैक्टर्स जिसकी वजह से हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इन्हांस भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा कि जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो कैसे अपेयर होते हैं इन्फेंट में, यानी कि आरबीसी की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे क्या क्या चेंजेस आती हैं जो इन्फेंट है उसकी बॉडी में। थैंक्स।